तो हमारी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो क्या है, एक राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रोविजंस हैं पावर शेयरिंग के, उसको कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती। तो कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि इंटरप्रेट कर सकती। श्रीलंका का जो यूनिटी था वो भी खराब हुआ, वहां पे जो लोगों का शांति था वो भी खराब हुआ, तो वो सब लोग मिल करके हंसी खुशी जो है एक देश के अंदर रह पाते हैं। और यही ऑब्जेक्टिव हमारे फेडरलिज्म का। छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं तो बेटा वो इंडिविजुअली इतने पावरफुल नहीं होते, राइट। हे गाइस, क्या हाल चाल, अरे कैसे हो बच्चों, सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ के अंदर, मस्त चल रहा है, चुस्त दुरुस्त चल रहा है। स्वागत है तुम्हारा दोबारा से स्वैग के साथ, कहां पे, आपके अपने प्लेटफॉर्म यानी फिजिक्स वाला के ऊपर। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक धुआंधार वाले रिवीजन सेशन में जिसका नाम है माइंड मैप सीरीज। तो बेटा इस माइंड मैप सीरीज के अंदर आपको क्या मिलता है, कम समय के अंदर क्रिस्प और शानदार तरीके से चैप्टर का पूरा रिकॉल यानी रिवीजन। यानी उन बच्चों के लिए खासकर ये एकदम खतरनाक जड़ी बूटी है जो बालक कम समय के अंदर एग्जाम के पहले चाहते हैं कि सर फटाफट से रिवाइज कर ले, रिवाइज करके कॉन्सेप्ट चमक जाए और चमकने के बाद जो है एग्जाम का पेपर भी एकदम बढ़िया चकाचक हो जाए। तो उनके लिए आज मेरे पिटारे में से दोबारा है एक नया माइंड मैप जिसका नाम है, टॉपिक का नाम है आज फेडरलिज्म। तो आज मैं तुमको फेडरलिज्म पढ़ाएगा, माइंड मैप से बताएगा, बहुत सारी चीजें बताएगा। तो जल्दी से आ जाओ, फटाफट से पन्ना पलटते हैं डिजिटल किताब का, ठीक है। चलो तो बच्चे आज हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। पहले पेनवा सेलेक्ट कर लें तभी तो पता चलेगा कि आज हम क्या करेंगे, है ना। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे फेडरलिज्म के फीचर एंड टाइप्स की। हम बात करेंगे भारत को फेडरल क्या चीज बनाती है, फेडरलिज्म हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आप किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सा वर्ड है बच्चे, फेडरलिज्म। फेडरल शब्द का मतलब होता है जब आप पावर को, पॉलिटिकल पावर को बांट देते हो, डिवाइड कर देते हो। कैसे कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग क्या करते हैं, सरकार के अलग अलग लेवल्स बना लेते हैं और इन लेवल्स के अंदर क्या करते हैं, पॉलिटिकल पावर को डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप भारत की बात करिए, इंडिया में आपने देखा होगा कि हमारे देश को चलाने के लिए यार मोदी जी की सरकार है। तो मोदी जी की जो सरकार है उसको आप पॉलिटिकल साइंस की भाषा में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फिर केंद्र सरकार भी कहते हो, ठीक है। भारत के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स को आप हिंदी में राज्य कहते हैं। तो स्टेट की भी अपनी गवर्नमेंट होती है, स्टेट की भी अपनी सरकार होती है, जैसे आप राज्य सरकार कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश से जो बच्चे बिलोंग करते हैं वो सारे जानते होंगे कि यूपी के सीएम कौन है भाई, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। तो वो क्या कर रहे हैं बच्चे, हमारी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसको लीड कर रहे हैं। तो हमारी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो क्या है, एक राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है। फिर अगर आप देखोगे जो बच्चे हमारे गांव से बिलोंग करते हैं ना, एकदम बढ़िया, तो हमारे गांव के अंदर पंचायत होती है। ऐसे आप देखोगे तो जो शहर होते हैं उनका नगर निगम होता है। तो लोकल लेवल पे कुछ समस्याओं को मैनेज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो लोकल लेवल के अंदर भी हमारे पास एक सरकार होती है, उसको आप लोकल गवर्नमेंट कहते हो। तो ये क्या है बच्चे, ये हमारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है जिनके बीच में पॉलिटिकल पावर को शेयर किया गया है, ठीक है। तो जब आप फेडरलिज्म की बात करते हैं तो बेटा फेडरलिज्म इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पे आप पावर को क्या कर रहे हो, पावर को डिवाइड कर रहे हो एक सेंट्रल अथॉरिटी और उसके अलग अलग यूनिट्स के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर हम क्या करते हैं, हम पावर को डिवाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल के बाद हमारे पास स्टेट आता है और स्टेट के बाद हमारे पास आ जाती है हमारी लोकल गवर्नमेंट यानी लोकल सरकार। तो ये क्या है, भारत के ये लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट है। हमने क्या किया है, यहाँ पे पावर्स को डिवाइड कर दिया किसमें, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में। तो ये क्या है, एक फेडरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो अलग अलग देशों के अंदर इसको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है ना। फिलहाल हमारे भारत में इसको प्रैक्टिस करने का तरीका कुछ ऐसा है। चलिए आइए बात करते हैं, तो फेडरलिज्म के मेजर फीचर्स क्या होते हैं। देखिए नंबर वन, अगर हम बात करें पहली बात, तो दो या दो से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को कई बार आप टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट मतलब 3 लेवल, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो लेवल को आप टियर्स भी कह सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ना जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं ना बेटा, वो सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करते हैं। बहुत डेफिनेट सी बात है, आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हो लेकिन आप कहलाएंगे इंडिया के ही नागरिक यानी भारत के ही नागरिक। इट डजंट मैटर आप भारत के कौन से शहर में रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं, वहां पे रूल करने वाली जितनी भी सरकार है वो रूल जो है भारतीय नागरिक पे ही करेंगी। तो आपका सिटीजनशिप यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस चले जाए, यूएस के अंदर ऐसा नहीं है। यूएस के अंदर पता है क्या है, यूएस के अंदर आपके पास दो तरीके की सिटीजनशिप होती है। यानी नंबर वन, आपके पास यूएस सिटीजनशिप है, साथ ही साथ आपके पास उस स्टेट की भी सिटीजनशिप है जिसको आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो वहां पे लोगों के पास दो तरीके की सिटीजनशिप होती है। लेकिन अगर भारत की बात करें, भारत में ऐसा नहीं है।
भारत में आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, लेकिन आप क्या कहलाओगे? भारतीय नागरिक। तो आप देखोगे जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है वो सेम सिटीजंस को ही रूल करते हैं, सेम सिटीजंस को ही गवर्न करते हैं, बट हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का ना अपना ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है बेटा अपना एक दायरा है जिसमें वो कानून बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बिहार के सीएम को बोला जाए कि आप गुजरात के लिए कानून बना लीजिए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं उनका जो दायरा है वो बिहार के अंदर ही है, क्योंकि वो बिहार स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वहां पे जितनी भी चीजों को मैनेज करने का, जो कानून बनाने का जितना भी अधिकार है वो उनके पास रहेगा, उनकी सरकार के पास रहेगा। लेकिन अगर आप बिहार वाले से ये बोलोगे भैया गुजरात और कर्नाटका के लिए कानून बना दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे संविधान के अंदर आप देखोगे तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन मतलब वो लीगल दायरा जिसके अंदर वो पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, कानून वगैरह को बना सकते हैं, वो क्लियर तरीके से डिफाइंड है। ठीक है, प्लस आपको क्या क्या टैक्सेस लेने हैं, किस तरीके से मैनेज करना है, तो किसका कितना अथॉरिटी है, कितना पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रोविजंस हैं पावर शेयरिंग के, उसको कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में पावर कैसे शेयर होनी है, इसके बारे में क्लियरली दिया हुआ है संविधान के अंदर। अगर इसमें केंद्र सरकार चाहे कि अपनी मर्जी से कोई बदलाव कर दे, कोई चेंज कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई भी चेंज तभी पॉसिबल होगा जब पहले जो आपका पार्लियामेंट है उससे अप्रूवल मिलेगा, फिर जितने भी आपके स्टेट के लेजिस्लेचर हैं यानी जहां कानून बनाए जाते हैं, जब वहां से आपको अप्रूवल मिलेगा एटलीस्ट 14-15 स्टेट से, तब जाकर के आप कोई उसमें बदलाव कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट्स के पास यहां पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का और अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर्स है उसको देखरेख करने का। देखो, इंटरप्रेट का मतलब समझिए क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को डांट लगाई, यहां पे सरकार को बोला कि आप इस चीज को ठीक करिए या इस चीज में सुधार करिए। आपने कई बार इस तरीके की न्यूज सुनी होगी कि आज जो है हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर सरकार को डांट लगाई। तो डांट लगाई क्या होता है यार? देखिए, कोर्ट इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी संविधान में जिस भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जितने पावर्स दिए गए हैं, जो अथॉरिटीज दिए गए हैं, वो उसी दायरे के अंदर रह करके ही चीजें करे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यहां पे दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, अभी उस डिस्प्यूट को सॉल्व कराने का पावर किसके पास है? आपकी कोर्ट्स के पास, हाई कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट्स के पास। तो यहां पे कोर्ट क्या करेगा? प्रॉपर संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चेकआउट करेगा कि कौन सी गवर्नमेंट अभी कितना पावर को एक्सरसाइज कर रही है। ठीक है, और अगर यहां पे कुछ गड़बड़ी मिली तो वहां पे वो डांट भी लगाएगा सरकार को, बोलेगा कि यार आप यहां पे गलत कर रहे हो। तो कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट मतलब किसी चीज को समझना, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, फिर लोगों को भी बताना उस चीज को। ठीक है, तो यहां पे इस बात को ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये बात इंश्योर की जा सके कि कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जरूरत से ज्यादा पावर को एक्सरसाइज ना कर पाए। ठीक है, डन डन। तो अगर आप किसी भी अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में अगर कभी भी डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आप कह सकते हैं कोर्ट एज एन एम्पायर वहां पे काम करता है उस झगड़े को सॉल्व करवाने का। डन बच्चों, चलिए, अब अगर आप देखेंगे कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू यानी किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कहां से कितना पैसा आएगा, इस बात का प्योर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि कौन कहां पे टैक्स लगा सकता है, किस पे कानून बना सकता है, कहां से पैसे जनरेट हो सकते हैं, कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कैसे पैसे आएंगे, ये सारी की सारी बातें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना कि किसी भी फेडरल सिस्टम के ना दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। डुअल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वो दो ऑब्जेक्टिव्स होना। नंबर वन, पहला है देश की अखंडता को सेफगार्ड करना, बचाना और उसको प्रमोट करना, यानी सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। और दूसरा है कि जितने भी आपके अलग अलग तरीके की वैरायटीज हैं यानी डाइवर्सिटी है आपके देश के अंदर, उसको सक्सेसफुल तरीके से देश में एडजस्ट करना। अब इसको ऐसे समझते हैं, नंबर वन, अब मान लीजिए आपने श्रीलंका का एग्जांपल पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग में। श्रीलंका में क्या किया गया है कि वहां पे आपने देखा होगा अलग अलग सोशल ग्रुप्स थे, यानी उनके कल्चर में वैरायटी थी। ठीक है, कुछ लोग अलग धर्म फॉलो कर रहे थे, कुछ अलग भाषा बोल रहे थे, तो यानी उनके समाज में काफी डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है। ठीक है, लेकिन श्रीलंका वालों ने क्या किया? उन सारी लोगों की आवाजों को दबा दिया। कैसे? उन्होंने पॉलिटिकल पावर को शेयर नहीं किया, अपनी मनमानी चलाई तमिल्स के ऊपर। एज अ रिजल्ट आप देखते हो कि श्रीलंका का जो यूनिटी था वो भी खराब हुआ, वहां पे जो लोगों का शांति था वो भी खराब हुआ और कई सारे लोग यहां पे मार दिए गए। राइट, तो आप कह सकते हो देश की अखंडता जो है वहां पे टूटने लगी। तो अगर आप देखोगे जब कभी भी आप पॉलिटिकल पावर को शेयर करते हो तो बच्चे एक चीज तो इंश्योर हो जाती है कि आपके देश की अखंडता को, आपकी देश की यूनिटी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि जब अलग अलग लोगों के साथ जब आप पावर शेयर करते हो, उनका अधिकार देते हो, तो डेफिनेट सी बात है बेटा वो भी आपके साथ मिलजुल करके रहना चाहते हैं। और यही ऑब्जेक्टिव हमारे फेडरलिज्म का।
ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे हर एक समाज के अंदर ना अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं, कोई कोई भाषा बोलता है, कोई किसी का रहना सहना अलग है, किसी का जो धर्म है वो अलग है। तो जब आप हर एक के साथ कुछ ना कुछ पावर शेयर करते हो ना बेटा, तो वो सब लोग मिल करके हंसी खुशी जो है एक देश के अंदर रह पाते हैं, और यही ऑब्जेक्टिव हमारे फेडरलिज्म का। ठीक है प्यारे बच्चे, डन। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि कितने प्रकार के फेडरेशन होते हैं। ठीक है, नंबर वन देखिए, दो तरीके के फेडरेशन होते हैं। नंबर वन कमिंग टुगेदर, और दूसरा आप कह सकते हैं होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, अब जब कमिंग टुगेदर की बात करते हैं, कमिंग टुगेदर का मतलब होता है पास में आना, साथ में आना। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, आपने कहानी सुनी बुढ़े वाली, जहां पे एक बुढ़े के चार बेटे थे, उसने पहले उसको क्या किया, सबको एक एक लकड़ी दी तो सबने तोड़ दिया, फिर सबको एक लकड़ी का बंडल दिया तो तोड़ नहीं पाए, जिसमें बताया गया कि भैया एकता में ही शक्ति है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, है ना। तो वैसे कुछ अगर आप देखोगे तो जब छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं तो बेटा वो इंडिविजुअली इतने पावरफुल नहीं होते, राइट। लेकिन जब ये स्टेट्स पावर शेयर करके एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, तब दो चीजें होंगी। नंबर वन, उनका ग्रोथ भी होगा, दूसरी बात उनको ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी भी मिल पाएगी, है ना, वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ऐसे केसेस में आप कह सकते हो बनती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूएस का एग्जाम्पल लोगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहां पे क्या है कि यहां पे बहुत अलग अलग स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना पावर को शेयर किया है और एक बड़ा ग्रुप बनाया है जिसको आप यूएसए कहते हैं। एज ए रिजल्ट आप देखोगे यूएसए का ओवरऑल इकोनॉमी भी अच्छा है इन स्टेट्स का जो यूएसए का पार्ट है, प्लस यहां पे सिक्योरिटी मेजरमेंट्स भी काफी ठीक है। यूएसए एक अच्छा खासा बड़ा पावर है वर्ल्ड के अंदर, उसको जाना जाता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे जब कभी भी छोटे छोटे स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आपस में मिल करके एक बड़ा ग्रुप फॉर्म करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। फॉर एग्जाम्पल इसमें यहां पे आप यूएस का लिख सकते हो, यूएसए एक अच्छा एग्जाम्पल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, डन। नाउ अब क्या होता है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ के रखना। अगर आप देखोगे भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है, भारत का जो एरिया है वो भी काफी बड़ा है। अब इतने बड़े एरिया को सिर्फ एक सरकार मैनेज नहीं कर सकती, तो जरूरी है कि इतने बड़े एरिया को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना, यहां पे कुछ सरकारों को बनाना जिससे इस एरिया को अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सके, राइट। तो लेकिन एक चीज हमें समझने वाली यहां पे ये है कि अगर भारत के अंदर आज कोई स्टेट चाहे कि वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके भारत से अलग हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो भारत है बेटा वो क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर का मतलब होता है जब अपनी एक लार्ज कंट्री, जब एक बड़ा देश अपनी पावर को क्या करता है, डिवाइड करता है अपने अलग अलग छोटे छोटे यूनिट्स के साथ या स्टेट्स के साथ, तब हम कहते हैं कि हमने इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बना दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर कोई भी स्टेट भारत के यूनियन को छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है। अगर इनफैक्ट अगर आप देखोगे भारत का संविधान पढ़िएगा तो वहां पे ये लाइन बिल्कुल क्लियरली लिखी हुई है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत को इसी वजह से कई बार क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। क्वासी फेडरल का मतलब कि नो डाउट हम फेडरलिज्म की फिलॉसफी को प्रैक्टिस करते हैं, बट हम पूरी तरीके से एक फेडरल स्टेट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कोई मैक्सिमम मैटर्स के अंदर आज भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थोड़ी ज्यादा दिखने वाली है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी स्टेट भारत का अलग नहीं हो सकता, भारत के यूनियन से अलग नहीं हो सकता। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत के यूनियन से अगर कोई स्टेट चाहे कि हम टूट के अलग हो जाएं तो यह चीज पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो भारत एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है किसका बेटा, आपका, इसमें एग्जांपल लिखना, आप एग्जांपल लिख लीजिए। तो भारत एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है किसका बेटा, आपका फेडरल, दैट इज, एक मिनट थोड़ा इधर लिख लेते हैं यार, है ना, स्पेस अपनी कम हो गई, थोड़ा इधर लिख लेते हैं। हाँ जी, तो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे कि भारत एक बहुत अच्छा एग्जांपल है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, ठीक है। किसका एग्जांपल है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये बच्चा दो अलग अलग रूट्स हैं जिसके द्वारा आप देखोगे तो यहाँ पे फेडरेशन बने, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल उठता है कि व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, भारत को क्या चीज एक फेडरल देश बनाती है, यानी किस तरीके से भारत में आप देखोगे ऐसे कौन कौन से फीचर्स है जिससे आप कह सकते हो कि भारत भी एक फेडरल देश है, ठीक है, डन। नाउ नंबर वन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो पहले 2 टियर सिस्टम था, यानी 2 लेवल्स थे, सेंट्रल और स्टेट लेवल। इसके बाद अगर आप देखोगे कि धीरे धीरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको आप यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो केंद्र की सरकार है पूरे देश को मैनेज कर रही है, और इसके बाद जो है आपके अलग अलग स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर, मोस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर सिर्फ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थे, यानी सेंट्रल और स्टेट। यानी भारत के अंदर नो डाउट जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी, नागौर करके एक गांव है वहां से 1959 के आसपास, उसके बाद आंध्र प्रदेश में बना था। लेकिन भारत के सारे स्टेट्स के अंदर लोकल गवर्नमेंट नहीं थी,
ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे कि थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म यानी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको आप पंचायती राज कहते हैं या लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, इसको 1992 के आसपास जो है ऐड किया जाता है और मैंडेटरी बना दिया जाता है कि हर एक स्टेट के अंदर अभी लोकल गवर्नमेंट होगी। कौन सा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन एटलीस्ट 20 लाख से ज्यादा है, तो ऐसे हर एक स्टेट के अंदर पंचायती राज होना मैंडेटरी कर दिया गया था 1992 से। उससे पहले क्या था कि भारत के कुछ ही स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट थी, लेकिन सब जगह लोकल गवर्नमेंट नहीं थी। ठीक है, तो ओरिजिनली हमारे पास दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थे, सेंट्रल और स्टेट। बाद में एक थर्ड लेवल ऐड कर दिया गया जिसको आप लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। नाउ अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक चीज का पावर डिवाइड किया हुआ है, यानी क्लियरली बताया गया है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किस पे कानून बना सकती है। अगर आप देखोगे नंबर 1 पहला कहलाता है आपका यूनियन लिस्ट। ठीक है, नाउ यूनियन लिस्ट की बात करें तो यहां पे वो सारे मुद्दे आते हैं जो कि हमारे देश से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल देश का बैंकिंग सिस्टम हो गया, देश का डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया। तो ये बेटा ऐसे मुद्दे हैं जिसपे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है। अगर यहां पे एक जैसी पॉलिसी नहीं होगी तो हमारे देश को डिसीजन लेने में बहुत देर भी लगेगी और उससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसे केसेस में अगर आप देखोगे तो नंबर 1 यूनियन लिस्ट के अंदर जो है रूल्स कौन बनाता है, रूल्स कौन बनाता है बच्चे, रूल्स मेड बाय, या जितने भी लॉज है कौन बनाता है, यहाँ पे ये बनाती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो जितने भी यूनियन लिस्ट के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, इसमें कानून कौन बनाता है, रूल्स कौन बनाता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। ठीक है, डन। अब कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो स्टेट लेवल पे इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे ज्यादा बेहतर समझे जा सकते हैं। अब सोच के देखो, अगर मान लीजिए किसी राज्य के अंदर दंगा हो जाता है और वहां पे अगर पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती तो कितना मुश्किल हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। आप सोचो, सीएम पहले लेटर लिख रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर वहां से अप्रूवल आ रहा है, तब तक तो तब तक तो आपका स्टेट की हालत खराब हो जाएगी। तो इस वजह से जरूरी है कि लोकल लेवल पे जो है मुद्दों को सॉल्व करने के लिए स्टेट्स के पास पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो स्टेट इंपॉर्टेंस के हैं। ठीक है, तो यहां पे कानून बनाने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप किसमें रखते हो, स्टेट लिस्ट के अंदर। ठीक है ना, डन। चलिए, अब क्या है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि जो कि दोनों के इंटरेस्ट के हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, है ना, अडॉप्शन हो गया। इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और देश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बनाती है। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फ्यूड हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है स्टेट और सेंट्रल द्वारा बनाए गए कानून के अंदर, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया बेटा उसी को माना जाएगा। ठीक है, तो आप समझ जाइए कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, वो सब्जेक्ट्स आते हैं तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। ठीक है, तो दोनों ही इस पे कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंफ्लिक्ट आता है दोनों के बीच में तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया आप देख सकते हो कि उसी को फॉलो किया जाएगा ना। अब अगर आप देखेंगे रेसिड्यू, रेसिड्यू शब्द का मतलब होता है बचा हुआ। अगर आप देखोगे जब भारत आजाद हुआ, जब भारत का संविधान बना, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो इंडिया के अंदर थे ही नहीं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, आज के टाइम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो जमाने में भारत में एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को किसी भी लिस्ट में डालना बहुत मुश्किल है। तो ये जो सब्जेक्ट्स बच गए ना बेटा, इसको हमने डाल दिया रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर। और रेसिडुअरी पावर्स किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यहां पे क्या है, अधिकार है कि वो इस पे कानून बना सकती है। ठीक है, डन। चलिए, तो यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर है ऐसे मुद्दों पे कानून बनाने का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने क्या देखा, यूनियन गवर्नमेंट के पास किस किस में पावर है, यूनियन लिस्ट के अंदर पावर है, साथ ही साथ कॉन्करेंट के अंदर यूनियन गवर्नमेंट अगेन ज्यादा पावरफुल है, और रेसिडुअरी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो लॉस कौन बनाती है, आपकी केंद्र सरकार ही बनाती है, जो क्लियरली इस बात को साबित कर रहा है कि यहाँ पे केंद्र सरकार के पास पावर कंपेरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं बड़ा से ना, लेट्स मूव फर्दर, डन। अगर आप देखोगे भारत के सारे स्टेट्स में इक्वल पावर्स नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। सम स्टेट्स के पास स्पेशल स्टेटस है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सम स्टेट्स के बाद अगर हम बात करेंगे तो सम स्टेट्स के बाद क्या है बेटा, स्पेशल स्टेटस है। अब यहां मैं कश्मीर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं बेटा आर्टिकल नंबर 331 की, 371। ठीक है, आर्टिकल नंबर यानी आर्टिकल नंबर 371 का। देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आता है कि आर्टिकल नंबर 371 क्या है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अगर आप देखोगे तो भारत में सारे स्टेट्स के पास ना इक्वल पावर्स नहीं है, कुछ स्टेट्स को हम क्या करते हैं, स्पेशल स्टेटस भी देते हैं। पहले आर्टिकल 370 कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, है ना, कि जहां पे कश्मीर में आप कोई जमीन नहीं खरीद सकते, वहां पे परमानेंट रह नहीं सकते। ऐसे ही भारत के ना बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत जमानों से यहाँ पे आदिवासी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो अपने कल्चर को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव, अपनी जमीन को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। और उनका क्लियरली कहना था यार कि हम नहीं चाहते कि कोई बाहर वाला आकर के हमारे इन इलाकों पे कब्जा जमाए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो और कुछ और भी ऐसे स्टेट्स हैं गुजरात उसके आसपास के, अगर आप देखेंगे तो कुछ और ऐसे इलाके हैं जिनको अभी उनके कल्चर के बेसिस पे, उनके हिस्ट्री के बेसिस पे प्रोटेक्शन देना या स्पेशल स्टेटस देना जरूरी था।
ठीक है। तो करीब 12-13 स्टेट्स आते हैं आर्टिकल 371 के अंदर, जिनको यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया गया। यानी अगर आप मान लीजिए कि आप आज नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में जाते हैं भारत के, आप अरुणाचल जाइए, आप नागालैंड जाइए, और आप ये चाहें कि आप परमानेंटली वहां जाके सेटल हो जाए, तो आप नहीं हो सकते। इनफैक्ट आपको वहां पे घूमने के लिए भी एक स्पेशल परमिशन चाहिए होता है, जिसको आप इनर लाइन परमिट कहते हैं। ठीक है, बिना इस परमिशन के आप वहां बाहर निकल के इवन चाय पीने तक नहीं जा सकते रेलवे स्टेशन के बाहर। ठीक है, तो यानी इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, और ये इसलिए किया गया ताकि ऐसे इलाकों को बचाया जा सके इलीगल एनक्रोचमेंट से। नहीं तो क्या होगा, लोग जाएंगे वहां पे, इधर भी कब्जा कर लेंगे, जंगल बर्बाद कर देंगे, इनका कल्चर डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस वजह से यहाँ पे सरकार ने समझा, संविधान मेकर्स ने समझा, और स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पावर्स यहाँ पे कुछ दिए गए इन स्टेट्स को। ठीक है, डन। नाउ अब अगर आप देखोगे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी तरीके से कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकती। अगर आपको यहां पे किसी प्रकार का चेंज लाना है तो नंबर 1, पहले तो दोनों हाउसेस को अप्रूव करना पड़ेगा एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से। उसके बाद कम से कम 14 से 15 स्टेट्स का जो लेजिस्लेचर मतलब जो वहां की असेंबली है, जहां कानून बनता है, जब वो उसको वेरीफाई करेंगे, पास करेंगे, तभी जाकर के इसमें कोई चेंजेस पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी मतलब आपका कोर्ट सिस्टम है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, आपका सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशरी क्या करती है बच्चे, इस बात को इंश्योर करती है कि जितने भी आपके लॉज हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है, प्रावधान है, सबको बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, और जो देश चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि सरकार ने ये चीज गलत की है, तो आप जा सकते हैं, जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हैं, आप पीआईएल वगैरह फाइल कर सकते हैं, है ना। तो वहां पे आपकी सुनवाई की जाएगी, कोर्ट आपकी बात को सुनेगा, और कोर्ट को अगर लगता है कि सरकार या कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे गलत कर रहा है, मिसयूज कर रहा है पावर का, तो उसको डायरेक्शन देना भी किसका काम है, आपकी जुडिशरी का काम है। और जुडिशरी इंडिपेंडेंट इसीलिए रखी गई है ताकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या लेवल ऑफ गवर्नमेंट का इसको प्रभाव ना पड़े, और जो डिसीजन आए वो एकदम फेयर है। ठीक है, तो एक कुछ ऐसी चीजें जो भारत को फेडरल बनाने में काफी मदद करती है। चलिए आइए बात करते हैं फटाफट से। नौ, भारत में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ऐसे क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं जिससे आपको लगता है कि भारत में फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, नंबर 1, पहला आता है लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब होता है ऐसे राज्य जिनको भाषा के आधार पर बनाया गया हो। ठीक है, अगर आप देखोगे 1947 में जो भारत का नक्शा था बहुत अलग था, बिकॉज भारत जो आप देखोगे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड है ना। और जब ब्रिटिशर हमारा बंटवारा करके गए भारत और पाकिस्तान में, तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को बोला कि आपकी मर्जी, आप जिसको ज्वाइन करिए, आप चाहें तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। अब अगर ऐसे इंडिपेंडेंट रहते तो यार भारत डिवाइडेड अच्छा थोड़ी लगता। तो क्या हुआ कि वहां पे जो हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे, है ना, उन्होंने क्या किया कि भाई एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई हमारे भारत को यूनाइट करने में। बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को जो है इंडिया के साथ मिला लिया। उसमें कश्मीर का मुद्दा बीच में फंस गया था बिकॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम वाला थिंग। ठीक है, तो भाई वो खैर अलग चीज है। अगर आप देखोगे उसके बाद भी भारत ने कई सारे वॉर्स को फेस किया, बैटल्स को फेस किया, और इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए ना एक प्रॉपर स्टेट को रिऑर्गेनाइज करके नए तरीके से स्टेट्स की बाउंड्रीज को डिसाइड करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर अगर आप देखोगे 1947 से लेकर के अभी तक बहुत सारी तरीके से जो नए नए स्टेट्स बनाए गए हैं, पुराने स्टेट्स की बाउंड्रीज को खत्म करके नए स्टेट्स का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यहां पे देखो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले क्या हुआ कि नेहरू के टाइम पे अगर आप देखोगे तो नेहरू चाहते थे कि शायद ज्योग्राफिकल बेसिस पे हम स्टेट्स को डिवाइड करते हैं, लेकिन एक सजेशन ये भी आया कि यार आप ज्योग्राफी के बेसिस पर डिवाइड करोगे, अब फॉर एग्जांपल मैं पंजाब, हरियाणा और गुजरात के लोगों को एक साथ एक स्टेट में रख दूं, तो आप देखोगे इनका कल्चर काफी डिफरेंट है ना, इनकी भाषाएं भी काफी डिफरेंट है, तो आपस में मिलजुल कर रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में तो देश की यूनिटी हार्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बढ़िया सजेशन ये था कि हम लोग देश जो स्टेट्स हैं उनको दोबारा से जब रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो या तो भाषा के बेसिस पे करें, लैंग्वेज के बेसिस पे, या तो कल्चर के बेसिस पे। तो एक जैसी भाषा या कल्चर फॉलो करने वाले लोगों को एक जगह रख देते हैं, उससे क्या होगा, देश की यूनिटी बनी रहेगी और लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। तो इसका देखो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर आप देखोगे तो आज भारत के नॉर्दर्न पार्ट में आपको एक जैसी भाषा या कल्चर फॉलो करने वाले लोग मिलते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहां पे भी सिमिलरिटी मिलेगी, आप साउथ में जाइए, वहां पे भी सिमिलरिटी मिलेगी। तो इससे क्या हुआ यार कि हमारा जो देश है ना उसका डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हुआ। ठीक है, डन। नाउ फिर भारत की लैंग्वेज पॉलिसी की बात कर लेते हैं बच्चे। तो भारत का जो लैंग्वेज पॉलिसी है ना बेटा, किसी भी एक लैंग्वेज को यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता। इनफैक्ट हिंदी भी जो है भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी अगर आप देखोगे तो रफली 43-44% लोग ही भारत के अंदर हिंदी बोलते हैं, बाकी लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। हिंदी के अलावा 21 और ऐसी भाषाएं हैं जिनको यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तरीके यूज करने का बोला गया, और इनफैक्ट इसको आप शेड्यूल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो अगर आप संविधान के 8वें शेड्यूल में जाएंगे, 8 शेड्यूल के अंदर, तो यहाँ पे आपको भारत की जो अलग अलग शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इनफैक्ट अगर स्टेट्स की बात करेंगे तो स्टेट्स भी अभी यहाँ पे अपनी खुद की भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ठीक है, यानी जनरली आप देखोगे तो स्टेट या तो कई बार आप जाएंगे तो साउथ के अंदर आप जाओगे तो साउथ के अंदर स्टेट्स या तो अपनी लोकल भाषा का प्रयोग करते हैं या फिर वो इंग्लिश का प्रयोग करते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पहले बात उठी थी कि यार इंग्लिश को ना यहाँ पे एकदम खत्म कर दिया जाए। हमारे जो नेता थे वो कह रहे थे इंग्लिश का यूजेज हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन उसके चलते हुआ क्या कि भाई इंग्लिश को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट आ गया, खासकर साउथ स्टेट से बोला कि भाई ऑब्वियस ही बात है, हम लोग या तो अपनी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश आप खत्म कर दोगे तो ये तो हमारे साथ गलत होगा, फेयर नहीं है। तो इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा
मतलब आंदोलन था इंग्लिश के सपोर्ट में, इसने बहुत वायलेंट फॉर्म ले लिया था। तो यहां सरकार ने डिसाइड किया कि भैया हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डन। इनफैक्ट अगर आप देखो कई बार क्वेश्चन आता है कि पहला ऐसा कौन सा स्टेट था जिसको लैंग्वेज बेसिस पे बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप बोर्ड्स में कर सकते हैं ना। सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं, देखिए अगर आप देखोगे जो पावर शेयरिंग है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी इसने भी काफी स्ट्रेंथन किया फेडरलिज्म इन इंडिया को। 1990 से पहले की अगर आप बात करोगे, 1990 से पहले ज्यादातर क्या था कि कांग्रेस की सरकार जो थी केंद्र में भी थी और इनफैक्ट स्टेट्स में भी थी, ठीक है। तो इससे होता क्या था, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ खास पावर होती नहीं थी, बिकॉज जो केंद्र सरकार कहती थी वही स्टेट को करना पड़ता था। और जिस राज्य के अंदर इनकी सरकार नहीं होती थी, ये लोग क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करके वहां पे सरकारों को डिसॉल्व करा देते थे, ठीक है। और नया चुनाव होता था उसमें दोबारा इनके पास पावर आ जाती थी। हालांकि अगर आप देखोगे 1990 से ही ना ये चीजें ब्रेक होना स्टार्ट होती है, क्यों, बिकॉज बहुत सारी ना रीजनल पार्टीज बनना स्टार्ट हो गई, अलग अलग रीजन में नई नई पार्टीज आने लगी और जो लोग थे उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। 1990 से पहले भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी कम थी, 1990 के बाद आप देखोगे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आने लगी, तो लोगों के पास क्या हुआ, चॉइस बढ़ गई। अभी लोगों का जो वोट है वो बजाय एक सिंगल पार्टी को जाने के क्या हो रहा है, अलग अलग पार्टीज में डिवाइड हो रहा है। तो अभी क्या है, जिस पार्टी को सरकार बनानी सेंटर में उसको मेजोरिटी वोट्स तो चाहिए, और मेजोरिटी वोट्स कैसे आएगा, उसको पहले पूरे वोट्स मिलते थे लेकिन अभी उसके वोट्स तो कट गए, तो उसको क्या करना पड़ा, अलग अलग पार्टीज के साथ मिलकर के कोएलिशन सरकार बनानी पड़ी या कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। और जब आप अलग अलग पार्टीज को इन्वॉल्व करोगे तो डेफिनेट सी बात है आपको उनके लीडर्स को भी अधिकार देने पड़ेंगे। इससे क्या हुआ कि आप देख सकते हो कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन थे वो भी सुधरे, स्टेट गवर्नमेंट अभी थोड़ी ज्यादा डेमोक्रेटिक हुई, थोड़ी ज्यादा इंडिपेंडेंट हुई, और इस तरीके से फेडरलिज्म जो है हमारा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, डन। आप कभी भी ध्यान दीजिएगा जब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिल करके एक ग्रुप बनाती है तो उसको हम अलायंस कहते हैं, ठीक है। और जब यही अलायंस चुनाव जीत जाता है तो जो सरकार बनती है उसको आप कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं या गठबंधन की सरकार, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नाउ लास्ट टॉपिक पे आते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी थोड़ी पावर को लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं, इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है। नॉट इंडिया बच्चे, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करेंगे तो जो पावर को आप क्या कर रहे हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के किसको दे रहे हो, यहाँ पे हमारे लोकल गवर्नमेंट को, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को, तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है ना। अगर आप देखोगे 1992 से पहले जो लोकल बॉडीज थी वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आती थी, तो इसमें दिक्कत ये होती थी कि ना रेगुलर इलेक्शंस होते थे यहाँ पे, और ना ही लोकल बॉडीज के पास कोई पावर थी, ना रिसोर्सेस थे कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, राइट। तो अगर आप देखोगे 1992 में एक अमेंडमेंट किया जाता है जिसको आप 73rd अमेंडमेंट कहते हैं। वैसे दो अमेंडमेंट थे, 73rd और 74th, ठीक है। तो दो अमेंडमेंट्स यहाँ पे आते हैं। 73rd अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो 1992 के अंदर इसको किया गया था, 1993 से आप देखोगे लागू हो जाता है पूरी तरीके से। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, क्यों अमेंड किया, क्योंकि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट यानी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको ज्यादा पावरफुल बनाया जा सके, ठीक है। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद नंबर 1 हुआ ये कि जो आपके इलेक्शंस करवाने हैं ना वो मैंडेटरी हो गए, यानी पहले क्या होता था इलेक्शंस होते थे नहीं होते थे कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो अभी क्लियरली स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, इसकी जिम्मेदारी है कि रेगुलर इलेक्शंस करवाए जाएंगे हर 5 साल के अंदर लोकल बॉडीज में, ठीक है। फिर सीट्स को रिजर्व कर दिया गया एसटी एसटीज के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 1/3 सीट से क्वेश्चन आता है कितनी सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व्ड है, तो 1/3 सीट्स को यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। इनफैक्ट एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जिसका काम क्या था, जिसका काम था यहाँ जो आपकी लोकल बॉडीज है उसमें रेगुलर बेसिस पर चुनाव कराना। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला गया कि आप अपनी कुछ पावर साथ ही साथ कुछ पैसा जो है लोकल बॉडीज के साथ शेयर करेंगे ताकि उस फंड्स का यूटिलाइजेशन करके वो आसपास की जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर पाए, उस इश्यूज को सॉल्व कर पाए। इनफैक्ट एक पॉइंट और बताता हूं यहाँ पे आपको, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया था। स्टेट फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी थी कि जितने भी फाइनेंशियल नीड्स हैं आपके लोकल बॉडीज को उसको देखरेख करना, किस तरीके से पैसा स्पेंड करना है, कहां किस प्रोजेक्ट में लगाना है, इन सारी चीजों को टेक केयर करने का काम किसका था, स्टेट फाइनेंस कमीशन का। ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, डन। आगे बात करते हैं बच्चे रूरल लोकल गवर्नमेंट, देखिए लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो दोनों लेवल्स पे होती है, चाहे रूरल यानी गांव के अंदर, अर्बन यानी शहर के अंदर, ठीक है। अगर हम रूरल की बात करें बच्चों यहाँ पे तो उसको हम पॉपुलरली पंचायती राज कह के बुलाते हैं। जो सबसे बेसिक, जो सबसे पहला आप कह सकते हैं पंचायती राज के जो सबसे पहला खंड है या सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका ग्राम पंचायत है जो गांव के अंदर मिलती है, ठीक है। तो गांव के अंदर जो मेजर डिसीजन मेकिंग बॉडी वो क्या है, आपकी ग्राम पंचायत है, ठीक है। चलिए इस ग्राम पंचायत के अंदर आप देखोगे बहुत सारे पंच होते हैं, उनका एक हेड होता है उसको आप सरपंच भी कहते हो, डन। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो अपने पास आती है बेटा पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होती है, जब कई सारी ग्राम पंचायत को आप ग्रुप कर देते हो, है ना, टुगेदर, मतलब मान लीजिए 5 6 7 8 ग्राम पंचायत को आपने क्या किया, एक साथ मिला दिया तो मिल जाती है आपकी एक पंचायत समिति, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल पे या मिडिल लेवल पे होती है, डन। उसके बाद सबसे ऊपर लेवल पे आता है आपका जिला परिषद। तो जितनी भी पंचायत समितियां होती हैं जिसको आप मंडल्स कहते हो, सारे जब मिल जाते हैं आपस में किसी जिला के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं, ठीक है।
अब जिला परिषद की बात करोगे तो जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं कई बार एमएलएस भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे बच्चे तो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड कुछ ऑफिसर्स भी होते हैं। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम के अंदर 3 मेजर पॉइंट्स है। नंबर 1 ग्राम पंचायत सबसे बेसिक बॉडी है, इसके ऊपर आएगा पंचायत समिति, है ना, इसके ऊपर आपका जिला परिषद। ठीक है, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच में ना ग्राम सभा भी होती है, तो कई बार ग्राम सभा को काउंट करते हैं और कई बार आप देखोगे नहीं भी लिखा जाता है, तो ग्राम सभा होती है इनके बीच में। ग्राम सभा कुछ नहीं है, 2-3 ग्राम पंचायत का एक ग्रुप है ना, और जब ग्राम सभा कई सारी ग्राम सभा मिल जाती है तो आप देखोगे उनको आप पंचायत समिति के अंदर भी आप पाओगे। ठीक है, तो बेसिक अपने को क्या याद रखना है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये स्टार्टिंग लेवल है, ये मिडिल लेवल है और सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्या है आपकी जिला परिषद। ठीक है, डन। जिला परिषद किससे बनी हुई है, कई सारी पंचायत समिति को मिला करके बनता है आपका जिला परिषद, तो इसको आप बच्चे किसका कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, डन। चलिए अब आगे बात करेंगे, हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें अर्बन एरियाज में, तो जो बड़े अर्बन एरियाज होते हैं, बड़े शहर होते हैं, वहां पे हम इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। ठीक है, और इनका जो हेड होता है ना बेटा, वो कौन होता है, इसके हेड को आप कहते हो मेयर। ठीक है, तो मेयर के भी चुनाव होते हैं, अगर आप कभी देखिए, अगर आप किसी बड़े सिटी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मेयर के चुनाव लड़े जाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे बच्चों, तो जितने भी आपके बड़े एरियाज है वहां पे इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, नगर निगम कहते हैं। ठीक है, नगर निगम हिंदी में कहते हो आप इसको, और जितने भी आपके छोटे एरियाज है वहां पे इनको म्युनिसिपल काउंसिल कहा जाता है, और यहाँ पे जो चेयरमैन होता है बेटा, वो इस म्युनिसिपल काउंसिल का क्या होता है, हेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में देखेंगे, मैं आपको बहुत पहले भी एग्जांपल दिया था कि दिल्ली के अंदर अगर आप देखोगे तो दिल्ली में क्या है, अलग अलग जोन्स है, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, और हर एक दिल्ली का ना, ये हर एक जोन का अपना एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसको आप एमसीडी कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मेयर भी मिलेगा। तो ऐसे जितने भी बड़े शहरों में आप जाओगे तो वहां पे इसको हम कहेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और छोटे शहरों के अंदर इसको हम कहेंगे म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कमेटी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो भारत को फेडरल बनाती है, वो है आपके यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। यूनियन टेरिटरीज बेटा वो पीस ऑफ लैंड है जो ना तो इतने छोटे हैं कि किसी स्टेट के साथ मिला दिया जाए, और ना ही इतने बड़े हैं कि इनको इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया जाए, तो ये बीच के हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। अब इनको मैनेज करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करती है, वो इस पूरे इलाके को मैनेज करता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है जो इस पूरे इलाके को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो भारत को फेडरलिज्म प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं। ठीक है बच्चों, चल, तो ये था आपका क्विक एंड क्रिस्प रिवीजन ऑफ द चैप्टर फेडरलिज्म। उम्मीद है आपको दिमाग में चमकी होंगी चीजें, और क्विकली बहुत कम समय के अंदर आपने इस पूरे टॉपिक को रिवाइज किया होगा। अब आपका काम है इस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद ये जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर, उस पर जाइए, इसको देखिए, पढ़िए, रिवाइज करिए, इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने टॉपिक को बनाइए दमदार, सुपर, एकदम मजेदार। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे बच्चों अगले किसी टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, एंड मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो और मचाते रहो पेपर्स के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू मेरे पीवियंस, बाय बाय।